गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी अभी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं उन सभी को। और आज का हमारा टॉपिक है ठहराव और ठहराव के किस्में या प्रकार। एग्रीमेंट एंड काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट आज का हमारा अध्ययन का विषय है। और इससे पहले हम अनुबंधों के प्रकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और इससे पहले के लेक्चर में हमने अनुबंधों और सभी की विशेषताएं या परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। भारतीय अनुबंध अधिनियम में जो जो मेन डेफिनेशन थी उसका अध्ययन किया था। और आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, एग्रीमेंट या और काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। ठहराव देखिए, ठहराव से आशय क्या है। जो ठहराव की परिभाषा दी गई है वो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E में किस प्रकार से दी गई है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की 2E के धारा सेक्शन 2E के अनुसार जो है वो परिभाषा है, प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो ठहराव कहलाता है। मतलब ठहराव क्या होता है? प्रस्ताव प्लस पारस्परिक प्रतिफल। जिस जो प्रस्ताव हुआ उस पर में जो प्रतिफल निहित होता है वो क्या कहलाता है? ठहराव कहलाता है। तो ठहराव की एक और डेफिनेशन दी गई है। देखिए, अधिनियम की धारा 2B में भी और डेफिनेशन दी गई है, उसको मैं आपको बोल के सुना देती हूँ। जब वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है और उस पर अपनी सहमति प्रकट दे तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और इस प्रकार से स्वीकार किया गया प्रस्ताव क्या बन जाता है? वचन बन जाता है। तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वचन बन जाता है। और जब प्रत्येक वचन और वचनों के समूह में एक दूसरे के लिए प्रतिफल निहित होता है तो वो क्या कहलाता है? ठहराव कहलाता है। मतलब प्रस्ताव हुआ, प्रस्ताव के बाद में उस पर स्वीकृति मिली, स्वीकृति के बाद में उस स्वीकृति में या प्रस्ताव में दोनों के बीच में प्रतिफल निहित होता है तो वो क्या कहलाएगा? ठहराव कहलाता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को साइकिल या स्कूटर खरीदने के लिए प्रस्ताव किया क्या कि वो उस स्कूटर बेचना चाहता है। और दूसरे व्यक्ति ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसमें मूल्य तय कर लिया 50,000 रुपये उस स्कूटर का। तो एक व्यक्ति के लिए तो स्कूटर का मूल्य प्रतिफल हो जाता है और दूसरे व्यक्ति के लिए स्कूटर प्रतिफल हो जाता है। मतलब दोनों ही पक्षकारों के बीच में पारस्परिक प्रतिफल निहित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? ठहराव कहलाता है। अब देखिए, हम लेते हैं कि ठहराव के जो प्रकार होते हैं या काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट किस प्रकार से होते हैं। उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार अनुबंधों के होते हैं। लेकिन अनुबंध क्या चीज होती है? अनुबंध में एनफोर्सिएबल बाय लॉ यानी कि राजनियम की प्रवर्तनीयता आ जाती है तो वो अनुबंध हो जाता है। मतलब ठहराव तक तो सारे स्टेप वही चलेंगे, प्रस्ताव भी होगा, वचन भी होगा, प्रतिफल भी होगा, सभी कुछ होगा। लेकिन राजनियम की प्रवर्तनीयता होते ही वो ठहराव क्या हो जाता है? अनुबंध बन जाता है। तो ठहराव देखिए कितने प्रकार का हो सकता है। पहला है प्रवर्तनीयता के आधार पर। किसके आधार पर? प्रवर्तनीयता के आधार पर ठहराव को दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। पहला है वैध ठहराव या वैलिड एग्रीमेंट। एक ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो वैध ठहराव कहलाता है। वैध ठहराव के लिए आवश्यक है कि वह पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न कर सके। सामाजिक, राजनैतिक व घरेलू ठहरावों को जिनका उद्देश्य विधिक दायित्व उत्पन्न करना नहीं है वैध ठहराव की श्रेणी में नहीं आते हैं। सेकंड है व्यर्थ या वॉइड एग्रीमेंट। अनुबंध अधिनियम की सेक्शन 2G में इसकी डेफिनेशन किस प्रकार दी गई है? विधि द्वारा अप्रवर्तनीय ठहराव व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। ठीक है। व्यर्थ ठहराव संबंधित पक्षों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं देता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि प्रश्न जैसे ए बी को 50,000 रुपए के बदले में हवा में उड़ने सिखाने का वचन देता है। क्या यह पॉसिबल है? नहीं है ना। तो यह वचन असंभव कार्य से संबंधित है, इसीलिए यह ठहराव क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट जो है वो है अप्रवर्तनीय ठहराव। अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। ये वे ठहराव होते हैं जिन्हें विधि द्वारा पूर्ण मान्यता मिलती है लेकिन कुछ तकनीकी कमियों के कारण उन्हें प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। वो
टेक्निकल मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है, जैसे स्टाम्प नहीं लगा होना, रजिस्ट्री नहीं कराना, तो ये जो है अवधि समाप्त हो जाना। तो इस प्रकार की जो टेक्निकल कमियां या दोष होते हैं, तकनीकी कमियां होती है, इसकी वजह से ठहराव को विधि द्वारा मान्यता नहीं मिल पाती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, अप्रवर्तनीय ठहराव कहते हैं। नेक्स्ट, अवैध ठहराव किसे कहते हैं? इलीगल एग्रीमेंट। वे ठहराव अवैध माने जाते हैं जिनका संबंध अवैध कार्यों से हो। अवैध कार्य वे कार्य हैं जो विधि के विरुद्ध हो, जननीति के विरुद्ध हो, समाज के नैतिक मूल्यों के प्रतिकूल हो तथा जिनकी प्रकृति अपराधमय है। इसके अतिरिक्त अवैध ठहराव के सहायक ठहराव भी अवैध माने जाते हैं। ठीक है, जैसे मारपीट आदि के ठहराव, चोरी के ठहराव, ये सारे क्या कहलाते हैं? अवैध कहलाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, या फर्स्ट पॉइंट में हमने जो प्रवर्तनीयता के आधार पर जो ठहराव होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं, निर्माण की विधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट है स्पष्ट ठहराव। जब ठहराव करने के उद्देश्य से एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के सम्मुख स्पष्ट व व्यक्त रूप से प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार स्पष्ट रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, तो इसे स्पष्ट ठहराव कहते हैं। यह प्रस्ताव या स्वीकृति मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है गर्भित ठहराव या एम्प्लॉयड एग्रीमेंट। गर्भित ठहराव में पक्षकार ठहराव को लिखित अथवा मौखिक रूप में व्यक्त न करके अपने व्यवहार या हाव भाव से व्यक्त करते हैं। तो जब हाव भाव से स्पष्ट हो जाता है वो ठहराव गर्भित ठहराव कहलाते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट, या दूसरा आधार या दूसरा प्रकार ठहराव का। अब लेते हैं थर्ड, वो है निष्पादन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूशंस। फर्स्ट है निष्पादित ठहराव या एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट। जब ठहराव के सभी पक्षकार अपने अपने दायित्वों को पूरा कर चुके होते हैं और उसके पश्चात उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, तो यह निष्पादित ठहराव कहलाता है। सेकंड है निष्पादनीय ठहराव या एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। जब ठहराव के एक पक्षकार अथवा दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया हो तथा वह भविष्य में अपना अपना दायित्व पूरा करेंगे, तो इसे निष्पादनीय ठहराव कहेंगे। तो ये तो हो गए हमारे ठहराव के पॉइंट। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है? फर्स्ट, ठहराव, ठहराव का मीनिंग और ठहराव की किस्में या काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।